क्या आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इनफर्टिलिटी में सिर्फ फीमेल का रोल ज़्यादा है? या आप ऐसा सोचते हैं कि मेल की जांच इम्पॉर्टेंट नहीं है फर्टिलिटी के केसेस में? तो ये गलत है। मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखती हूँ कि हर तीसरे कपल में ऐसा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है जिसमें कि मेल का ही ज़्यादा दोष दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा खान, गायनोकोलॉजिस्ट और सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट, और मैं आज आपको बताना चाहूँगी कुछ कारण मेल इनफर्टिलिटी के। आइए सुनते हैं और आइए देखते हैं कि हम क्या-क्या जांच कर सकते हैं, क्यों मेल इनफर्टिलिटी होती है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? मेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि जब 1 साल तक कोई कपल प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है मगर मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, जबकि फीमेल की सारी जांचें नॉर्मल आई हैं। इसको हम मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें हमें सीमन एनालिसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट दुख की बात ये है कि ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि फ़ीमेल से रिलेटेड ही इनफर्टिलिटी होती है, मगर मेल इनफर्टिलिटी की जानकारी प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में करीब 30 से 40% ऐसे मेल्स हैं जिन इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके ज़्यादातर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं जबकि स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा मेन कॉमन कॉज है स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत पुअर होना, मतलब कि वो बहुत पुअर तरह से वो आगे बढ़ रहे हों और उनकी गति बहुत कम हो। तीसरा रीज़न स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी कम रहना, मतलब कि आकार और शेप जो हर स्पर्म का है वो उसमें गड़बड़ रहना, इसको हम पुअर मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि सीमन में कोई भी स्पर्म नहीं पाया जा रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 सैंपल्स की जांच करनी पड़ती है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है और तभी हम कोई मेल को एजोस्पर्मिया डिक्लेयर कर सकते हैं। 5वां रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड इम्बैलेंस या टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस से भी मेल्स को इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है। वेरिकोसी यानी कि जो नसें हैं टेस्टीज़ में वो सूज जाती हैं और इसके वजह से टेस्टीज़ का तापमान बढ़ जाता है। टेस्टीज़ का तापमान बढ़ने से स्पर्म का काउंट और क्वालिटी दोनों घट जाते हैं। कोई भी तरह की इन्फेक्शंस होना टेस्टीज़ में, जो कि रिज़ल्ट कर सकते हैं ब्लॉकेजेस को। ब्लॉकेजेस होने से बहुत सारे मेल्स में स्पर्म का काउंट कम हो जाता है या स्पर्म्स बिल्कुल ही बंद भी हो सकते हैं। लास्टली कुछ लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से और बचपन में इन्फेक्शंस या बचपन में मम्स होने की वजह से भी स्पर्म्स की क्वालिटी और नंबर पे असर पड़ सकता है। मेल इनफर्टिलिटी में लक्षण कम ही दिखाई देते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को और जांच करने के बाद ही पता चलते हैं। मगर ऐसे कुछ संकेत हैं जो कि हमको मेल इनफर्टिलिटी को इवैल्यूएट करने पे मजबूर कर देते हैं, जैसे कि इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं रहना मेल को, या टेस्टीज़ में लगातार पेन होते रहना, या इंटरकोर्स के पहले या बाद में पेन होना, या पेशाब के समय पे पेन होना, इरेक्शन या इजैकुलेशन में दिक्कत होना, पसीने में बदलाव आना या पसीने से अलग तरह की स्मेल आना, बहुत गंभीर तरह से बालों का झड़ना, ये सारे कुछ लक्षण हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। आइए जानते हैं हम मेल इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। ये एक सिंपल टेस्ट है जो कि फर्टिलिटी सेंटर में होना चाहिए। इसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। ये आजकल कंप्यूटर असिस्टेड भी होता है और मैनुअल भी होता है। इसमें मोस्टली 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। स्पर्म्स के काउंट जो कि मिलियंस में पाए जाते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी जो कि गति नापना है, और इसमें 4 तरह के इसमें 4 तरह की गति नापी जाती है। सबसे बेस्ट ए और बी क्वालिटी के होते हैं। और तीसरा है मॉर्फोलॉजी, आकार, हर स्पर्म का आकार, जिसमें कि एक्रोसोम जो कि हेड में रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सीमन एनालिसिस में हमें कोई दिक्कतें दिखती हैं और ड्रास्टिकली काउंट, मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी में हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो हम और एडवांस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन सीमन सैंपल का, जिसमें हमें पता चलता है कि
जो स्पर्म्स का डीएनए है उसमें कितनी कटौती हो रही है। नॉर्मल 15% से कम होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होने पे मल्टीपल अबॉर्शंस हो सकते हैं या इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर हम कुछ हार्मोन्स टेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली उन मेल्स में जिनको संबंध की इच्छा नहीं होती है, जैसे कि एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एलएच और थायराइड हार्मोन्स। फिर हम स्क्रोटल डॉपलर भी कर सकते हैं, जिसमें हमें ब्लड फ्लो या वेरिकोसील का अंदाज़ा पता चलता है। और लास्टली हम जेनेटिक टेस्टिंग भी मेल्स में कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कोई जेनेटिक रीज़न के वजह से स्पर्म्स की क्वालिटी और काउंट कम हो रहा हो। स्पर्म्स में दिक्कत पता होने के बाद में हमें उसका ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है, जैसे काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है। प्लीज़ अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से जाके देखिए। और हम कोई एंड्रोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट से भी हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। जिन केसेस में हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं 6 से 8 महीने में एंटीऑक्सीडेंट लेने के बाद, तो हम आगे के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आईवीएफ, इक्सी या टेसा या टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शंस, जिसमें कि डायरेक्टली हम स्पर्म्स को टेस्टिस में से निकालते हैं और उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और आगे के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी कोई टैबू या शर्मनाक बात नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिससे एक मेल सफ़र कर रहा होता है। तो सही ट्रीटमेंट, सही एडवाइस और सही समय पे ये कंसल्टेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि वो भी मदद लें इससे। और आपको और भी फर्टिलिटी टिप्स अगर जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अप टू डेट रहिए। और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो मेरे कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनको जवाब देने का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।